हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट जिसका नाम है कुर्ग। तो हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा। आज की क्लास में हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंतर्गत उसका जो सेकंड पार्ट है जिसका नाम है कुर्ग, रिटन बाय लोकेश अब्राल। तो आज की क्लास में हम कुर्ग का स्टडी करेंगे या कुर्ग चैप्टर का स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में लोकेश अब्राल इस चैप्टर में राइटर जो कि है लोकेश अब्राल, उन्होंने कुर्ग की खूबसूरती को बयां करते हुए लिखा है अपने शब्दों में, और वो कहते हैं कि कुर्ग जैसी खूबसूरत धरती पे तो कोई पार्ट हो नहीं सकता, अब्सोल्युटली हो ना हो, ये गॉड के किंगडम का एक हिस्सा है कुर्ग। ये राइटर के अकॉर्डिंग इतना खूबसूरत है कुर्ग कि उन्हें बिलीव नहीं होता कि कुर्ग धरती का हिस्सा हो सकता है। उनको यह लगता है कि हो ना हो, कुर्ग जो है वो गॉड के किंगडम का एक हिस्सा है जो ड्रिफ्ट होके अर्थ पे आ गया है और लोकेट हो गया है। तो सबसे पहले कुर्ग की लोकेशन हम जान लेते हैं कि कुर्ग लोकेटेड कहां है। तो कुर्ग हमारा मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में स्थित है, और कुर्ग जो है वो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कहां का, कर्नाटका का। तो हम ये भी जान लें कि कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। तो आइए हम शॉर्ट आंसर देख लेते हैं पहले कुर्ग के 1 बाई 1। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है बोर्ड पे आपके कि व्हिच टाइप ऑफ वेदर इज देयर, किस तरह का मौसम होता है इन कुर्ग, कहां, कुर्ग में किस तरह का मौसम होता है ड्यूरिंग द सीजन ऑफ जॉय। तो सबसे पहले आप जान लें कि जो सीजन ऑफ जॉय है वो कुर्ग में कब से कब तक चलता है। ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल कुर्ग में सीजन ऑफ जॉय चलता रहता है। कुर्ग में जो सीजन ऑफ जॉय है वो आपका सितंबर से लेकर मार्च तक चलता है, और इसी दौरान जितने भी विजिटर आते हैं कुर्ग का भ्रमण करने, वो इसी सीजन के दौरान आते हैं, क्योंकि इस दौरान वहां का मौसम बहुत ज्यादा सुहावना होता है और तमाम सारे विजिटर्स आते हैं कुर्ग की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए। लेकिन वो इसी दौरान आते हैं, पूरे साल के दौरान नहीं आते हैं। ये जो सितंबर से मार्च तक का सीजन चलता है, इसी दौरान तमाम सारे सैलानी, तमाम सारे विजिटर कुर्ग की खूबसूरती का नजारा देखने आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुर्ग में जो जॉय ऑफ सीजन है या सीजन ऑफ जॉय वो कब से चलता है और उस दौरान वहां का मौसम कैसा होता है। तो ड्यूरिंग द सीजन ऑफ जॉय कहा गया है, ड्यूरिंग द सीजन ऑफ जॉय, कुर्ग में जो सीजन ऑफ जॉय का वक्त होता है उस दौरान द वेदर इज परफेक्ट, मौसम काफी सुहावना होता है। कहां, इन कुर्ग, कुर्ग में मौसम काफी सुहावना होता है। और देयर इज सम शावर्स, शावर्स मीन्स होता है हल्की फुल्की बारिश। तो देयर इज सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मीजर, मतलब इस सीजन के दौरान पर्याप्त रूप से बारिश होती है, ज्यादा बारिश नहीं होती, पर्याप्त रूप से बारिश होती है। कहां, कुर्ग में। और द एयर ब्रीदर्स, और जो हवा होती है ब्रीदर ऑफ इनवाइगरेटिंग कॉफी, इनवाइगरेटिंग मीन्स होता है तरोताजा कर देने वाली। और इस दौरान वहां के मौसम में जो वायु होती है, एयर होती है, उस एयर में काफी ज्यादा सुगंध होती है। किसकी, तरोताजा कर देने वाली कॉफी की सुगंध वायु में तैरती रहती है, या खुशबू लेने ही या सांस लेने से ही मन तरोताजा हो जाता है। तो यूं कह लो कि कॉफी की खुशबू पूरे एटमॉस्फेयर में फैली रहती है, और उस एयर में सांस लेने से ही व्यक्ति तरोताजा अपने आप को महसूस करने लगता है। तो ऐसा मौसम होता है कुर्ग में, कब, ड्यूरिंग द सीजन ऑफ जॉय। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अक्सर आपको एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिल जाता है कि कुर्ग किसके लिए फेमस है। तो कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी। कई चीजें ऐसी हैं
जिनके लिए कुर्ग मशहूर है। तो पहली चीज तो उसमें यह है कि कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी। कुर्ग फेमस है किसके लिए? कॉफी के लिए। बहुत बड़े बड़े कॉफी प्लांटेशन पाए जाते हैं कहां? कुर्ग में। और ये कॉफी प्लांटेशन कुर्ग की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। तो कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी स्पाइसेस, कॉफी के लिए मशहूर है। स्पाइसेस, तरह तरह के मसालों के लिए मशहूर है। एंड रेन फॉरेस्ट, और अपने रेन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए मशहूर है कुर्ग। और इट इज आल्सो फेमस फॉर हॉस्पिटलिटी, और कुर्ग जो है वो हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी मीन्स होता है आवाभगत करना या मेहमान का स्वागत सत्कार करना। तो कुर्ग जो है वो स्वागत सत्कार के लिए भी काफी फेमस है। कुर्ग के लोग अपने मेहमान की बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं। तो आप ये भी कह लो कि कुर्ग मेहमान नवाजी के लिए भी मशहूर है। वाइल्ड लाइफ, वैल्योर, वैल्योर कहते हैं वीर गाथाओं। तमाम सारी वीर गाथाएं हैं जो कुर्ग के लोगों से रिलेटेड हैं। तो कुर्ग वैल्योर के लिए भी फेमस है, वीर गाथाओं के लिए भी फेमस है। वाइल्ड लाइफ, और कुर्ग काहे के लिए फेमस है? कुर्ग फेमस है अपने वन्य जीव के लिए। एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, और जो साहसिक कारनामे वाले खेल हैं, जैसे उसमें बाइक राइडिंग हुआ और आपका राफ्टिंग हुआ, रस्सा कसी हुआ, तो जितने भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं वो काफी मात्रा में कुर्ग में देखे जाते हैं। तो उसके लिए भी कुर्ग अच्छा खासा मशहूर है। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कुर्ग को फेमस बनाती हैं, और खूबसूरती तो मानो है ही है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द कोडाउज। तो यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है कोडाउज। तो जो कुर्ग के लोग हैं या जो कुर्ग है, कुर्ग इज आल्सो नोन एज कोडागु। कुर्ग को ही कोडागु के नाम से भी जाना जाता। तो चाहे आप कुर्ग कह लें चाहे आप कोडागु कह लें, कुर्ग को कोडागु के नाम से जाना जाता। और कुर्ग में जो रहने वाले लोग हैं, अर्थात कोडागु में जो रहने वाले लोग हैं, वही लोग कोडाउस के नाम से भी जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द कोडाउस। जो कोडाउस है अर्थात कुर्ग के निवासी, विलिंग टू, वो किस चीज की इच्छा रखते हैं, या किस चीज के शौकीन है, या किस चीज की इच्छा रखते हैं। तो जवाब इसका है कोडाउस आर विलिंग टू रिकाउंट। कोडाउस जो हैं अर्थात कुर्ग के निवासी, कोडागु के जो निवासी हैं, वो इच्छा रखते हैं टू रिकाउंट। रिकाउंट मीन्स होता है मेमोराइज, याद करने की। न्यूमरस मीन्स होता है असंख्य, और टेल्स मीन्स कहानियां। तो जो कोडाउस लोग हैं वो शौकीन होते हैं, इच्छा रखते हैं उन याद करने के लिए उन कहानियों को ऑफ वैल्योर, जो रिलेटेड है किससे? वीरता से। टेल्स ऑफ वैल्योर मीन्स होता है वीर गाथाओं को याद करने के शौकीन है। रिलेटेड टू देयर सन्स, और उन कहानियों को याद करने के वो शौकीन है या बार बार उन कहानियों को याद किया करते हैं। रिलेटेड टू देयर सेंस, जो वीर गाथाएं या जो वीर गाथाएं साहसिक कारनामे वाले जो कहानियां हैं, वो जो रिलेटेड होती हैं देयर सन्स, या तो उनके बेटों से रिलेटेड होती हैं, एंड फादर, या उनके पिता से रिलेटेड होती हैं। तो उन वीर गाथाओं को याद करने के, मेमोराइज करने की वो इच्छा रखते हैं। और जो भी मेहमान आता है तो एक चीज तो वो मेहमान नवाजी बड़े अच्छे से करते हैं, और फिर मेहमान नवाजी करने के बाद अपने बेटे से रिलेटेड या अपने पिताओं से रिलेटेड उन वीर गाथाओं को उनके सामने दिल खोल कर बयां करते हैं। तो इस चीज के शौकीन हैं कौन? कोडाउस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एनी ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, किसी सबसे ज्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट। जैसा कि हमें पता है कि जो आर्मी होती है वो कई सारी टुकड़ियों से मिलकर बनती है। एक आर्मी में कई सारी रेजिमेंट्स जुड़ी होती हैं। तो यहां पूछा गया है कि क्या आप किसी मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट के बारे में जानते हैं? इन इंडियन आर्मी, कहां? इंडियन आर्मी में। तो इंडियन आर्मी में कई सारे रेजिमेंट जुड़े होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया क्या आप ऐसे किसी मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन इंडियन आर्मी, किसी मोस्ट डेकोरेटेड, बहुत ज्यादा सुसज्जित
आर्मी की किसी रेजिमेंट के बारे में आप जानते हैं? तो आंसर इसका है यस, हाँ। आई नो दैट, मैं ये जानता हूं, या आप यहां आई की जगह वी भी कह सकते हैं। यस आई नो दैट, हम जानते हैं कि कुर्ग रेजिमेंट, एक यहां पे कुर्ग रेजिमेंट है, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी में एक सबसे ज्यादा सुसज्जित रेजिमेंट है, और वो रेजिमेंट कोई और नहीं बल्कि कुर्ग रेजिमेंट ही है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डू स्क्वायरल्स, ये जो स्क्वायरल्स हैं कहां पाई जाने वाली? कुर्ग में पाई जाने वाली जो स्क्वायरल्स हैं, गिलहरियां एंड लंगूर्स, और जो लंगूर हैं ड्रॉप पार्शियली, पार्शियली मीन्स होता है आधे खाए हुए या अध खाए, ईटन फ्रूट्स, अध खाए हुए फलों को इनटू कावेरी रिवर, कहां? कावेरी रिवर में। तो होता क्या है कि कुर्ग में ये जो स्क्वायरल्स और लंगूर्स हैं, ये अध खाए फलों को कावेरी नदी में फेंक देते हैं। तो क्यों वो अध खाए फलों को कावेरी नदी में फेंकते हैं? कौन? स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स। तो इसका जवाब है द स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स। ये जो स्क्वायरल्स हैं और जो लंगूर्स हैं, लंगूर वही लंगूर जिनकी बड़ी सी पूंछ होती है, चेहरा काला होता है, या जिन्हें हम कहते हैं देहात में लंगूड़ी बांदर, तो एक्चुअली वो लंगूर ही होते हैं। तो द स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप द पार्शियली, ड्रॉप माने गिरा देते हैं, द पार्शियली ईटन, पार्शियली ईटन मीन्स होता अध खाए हुए या आंशिक रूप से खाए हुए फ्रूट्स, फलों को इनटू कावेरी रिवर, कहां गिराते हैं? कावेरी रिवर में। फॉर द मिसचीफ ऑफ इंजॉइंग, शरारत बस इन फलों को नदी में गिराते हैं, केवल आनंद लेने के लिए, इंजॉय करने के लिए। द स्प्लैश, जब अध खाया हुआ फल नदी में वो फेंकते हैं, नदी में जाकर गिरता है, तो नदी में जब फल गिरता है तो फल के गिरने से एक आवाज आती है, स्प्लैश, छपाक की। तो उस छपाक की आवाज को सुनने के लिए एंड रिपल्स, और जब नदी में जाकर फल गिरता है तो जहां पर फल गिरता है वहां से रिपल्स उठती हैं जो नदी के किनारों तक आती हैं। तो छपाक की आवाज सुनने के लिए और नदी से उठने वाली रिपल्स का आनंद लेने के लिए शरारत बस लंगूर और स्क्वायरल्स जो हैं ये अध खाए या आंशिक खाए हुए फलों को नदी में फेंकते हैं। इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, तो वो रिपल्स का असर देखने के लिए ही आंशिक रूप से खाए हुए फलों को नदी में फेंकते हैं। किस नदी में? कावेरी नदी में। तो एक साथ पूरे आंसर को हम बता देते हैं कि लंगूर और जो स्क्वायरल्स हैं ये आंशिक रूप से खाए हुए फलों को कावेरी रिवर में सिर्फ इसलिए फेंकते हैं ताकि उनको छपाक की आवाज सुनाई दे और फल गिरने से उसमें से उठने वाली जो लहरें हैं, रिपल्स हैं, वो भी उनको देखने को मिले। इसमें उन्हें बहुत आनंद आता है और इसीलिए वो आंशिक रूप से खाए हुए फलों को कावेरी नदी में फेंक देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट चेंजेज अक्योर, कौन सा बदलाव है, कौन सी ऐसी तब्दीली है अक्योर जो घटित होती है इन अ मैन, किसमें? एक इंसान में, ड्यूरिंग हिज विजिट, कब? जब वो विजिट पे होता है टू कुर्ग, कहां के? कुर्ग के। तो कहने का मतलब राइटर ये कहना चाहता है कि कोई भी इंसान जब कुर्ग को पहुंचता है तो उसके बिहेवियर में एक चेंजेज आ जाता है, एक बदलाव आ जाता है। आखिर वो बदलाव क्या है? तो आंसर इसका कहा गया है कि ड्यूरिंग हिज विजिट टू कुर्ग, जब कोई इंसान कुर्ग के विजिट पे जाता है, कुर्ग के भ्रमण पे जाता है, तो कुर्ग पहुंचते ही एक उसके बिहेवियर में एक चेंजेज आता है, एक बदलाव आता है। और वो बदलाव क्या है कि कुर्ग पहुंचने पर द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल मीन्स होता है आराम तलब, जिसको बोलते हैं आलसी। तो कुर्ग पहुंचने पर कितना भी कोई आराम तलब इंसान क्यों ना हो, कोई कितना ही आलसी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही वो कुर्ग पहुंचता है, बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, और कुर्ग पहुंचने पर वो अपने आप को एनर्जी से परिपूर्ण पाता है या एक प्रकार से काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील
करने लगता है कुर्ग पहुंचते ही। और जब आप काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे तो आप खाली समय बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ आप करेंगे। तो कुर्ग पहुंचते ही जो एक बदलाव होता है, जो एक चेंजेज होता है किसी व्यक्ति के व्यवहार में, तो होता क्या कि वो अपने आप को काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगता है कुर्ग की आबोहया में। और एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, और जो मतलब आलसी व्यक्ति कुछ ना करता हो ऐसा व्यक्ति भी वहां पहुंचकर एनर्जी से परिपूर्ण हो जाता है और वो इन्वॉल्व हो जाता है, लिप्त हो जाता है एडवेंचर कारनामों को करने में विथ रिवर राफ्टिंग। वो अपने आप को बिजी कर देता है, अपने आप को इन्वॉल्व कर देता है। किसमें? रिवर राफ्टिंग में। रिवर राफ्टिंग, तो यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है राफ्टिंग। राफ्टिंग क्या होता है कि जो बांसों को आपस में बांध के एक टट्टर नुमा बनाया जाता, उसी को नदी में डालकर उस पर बैठकर राफ्टिंग की जाती है। तो कोई भी व्यक्ति जो कितना भी आलसी क्यों ना हो, आराम तलब क्यों ना हो, लेकिन कुर्ग पहुंचते ही कुर्ग की आबोहया में वो अपने आप को एनर्जेटिक फील करने लगता है और इन्वॉल्व हो जाता है उन एडवेंचरस, उन कारनामों वाले कार्य में, जैसे कि रिवर राफ्टिंग हुई, कैनोइंग हुई। और कैनोइंग क्या होती है? ये पतली सी नुकीली नाव होती है जिसको पानी में चलाया जाता है। तो कोई भी आराम तलब व्यक्ति वहां पहुंचकर रिवर राफ्टिंग में लिप्त होता है, कैनोइंग में इन्वॉल्व हो जाता है, रैपलिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, और रॉक क्लाइंबिंग और पहाड़ों की चढ़ाई करने में इन्वॉल्व हो जाता है। अपने आप को पहाड़ों की चढ़ाई का आनंद लेने से वो रोक नहीं पाता। एंड माउंटेन बाइकिंग, और जो माउंटेन पर बाइकिंग की जाती है, बाइक चलाई जाती है, काफी खतरनाक काम है ये, लेकिन इतना ज्यादा वो एनर्जेटिक फील करता है कि वो माउंटेन बाइकिंग, क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग में अपने आप को इन्वॉल्व कर देता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कुर्ग पहुंचते हैं तो आप कितनों आराम तलब क्यों ना हो, आपके अंदर एक इतना ज्यादा एनर्जी आ जाती है, आप अपने आप को इतना ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं कि आप खाली समय वहां बैठ नहीं सकते, कुछ न कुछ आप काम में इन्वॉल्व रहते हैं। और कैसे? जर्नल कामों में नहीं, बल्कि इन एडवेंचरस कार्यों में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, खतरनाक खेलों में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। कब? जब आप कुर्ग पहुंचते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि हु कीप अ वॉचफुल आई, कौन एक पैनी निगाह रखता है हम पर, फ्रॉम द ट्री कैनोपी। कैनोपी क्या होती है? मान लीजिए ये एक ट्री है आपका, और ट्री के ऊपर का जो छतरी नुमा पोर्शन होता है, यही पोर्शन आपकी कैनोपी कहलाती है। यहां पे आप ये कह लो कि ये क्या है? ये जो छतरी नुमा ऊपर का पेड़ का पोर्शन होता है उसी को कैनोपी बोला गया। तो हु कीप अ वॉचफुल आई, कौन एक पैनी निगाह रखता है, फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द ट्री कैनोपी। कहां से? ट्री के कैनोपी से, पेड़ के ऊपर छतरी नुमा वाले भाग से कौन हम पर एक पैनी निगाह रखता है। कहां? कुर्ग में। तो मकाउज, एक्चुअली कुर्ग में हमें यही जीव देखने को मिलते हैं, जिसमें एक हुआ मकाउज। मकाउज एक बंदर की प्रजाति है। तो मकाउज हुआ, मालाबार स्क्वायरल्स हुई, ये एक विशेष प्रकार की स्क्वायरल हैं जो कुर्ग में पाई जाती हैं, और उनको क्या बोला गया है? मालाबार स्क्वायरल। तो मकाउज हो गए बिना पूंछ वाले बंदर, मालाबार स्क्वायरल और लंगूर, और क्या हुआ? लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस, और एक जीव आपको वहां देखने को मिलेगा, स्लेंडर लॉरिस। तो ये कुछ जीव हैं जो उन ट्री की कैनोपी से हम पर या किसी भी विजिटर पर, किसी भी सैलानी पर बड़ी पैनी निगाह रखते हैं। कीप अ वॉचफुल आई, ये काफी पैनी निगाह रखते हैं फ्रॉम द ट्री कैनोपी। कहां से? उस ट्री की कैनोपी से। तो पैनी निगाह रखने का एक कारण और भी है, क्योंकि वहां पर उनको, चूंकि ज्यादा लोग रहते तो है नहीं, विजिटर आया जाया करते पहाड़ों पर, तो उन पगडंडियों पर विजिटर पे वो काफी पैनी निगाह रखते हैं, ताकि उनको खाने पीने की चीजें विजिटर से मिल सके। और इसीलिए जो भी कुर्ग जाते हैं लोग, उन पगडंडियों पर, पहाड़ों पर चढ़ने वाली उन पगडंडियों पे जो विजिटर्स जाते हैं, सैलानी जाते हैं, उन पर काफी पैनी निगाह ये जीव रखते हैं कुर्ग के। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर स्टेप असाइड। लेखक ये क्यों कहता है, या लेखक
किस जीव को देखकर अपने आप को रास्ते से हटा लेता है या रास्ते से हट जाता है। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि लेखक किस जानवर से डरता है कि उसके लिए अपना रास्ता छोड़ देता है। तो व्हाई डज द ऑथर स्टेप असाइड, क्यों राइटर एक साइड अलग हो जाता है, रास्ते से किनारे हट जाता है। तो द ऑथर स्टेप असाइड, लेखक जो है वो स्टेप असाइड एक और हट जाता है फॉर वाइल्ड एलिफेंट, किसके लिए, वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए। ये जो जंगली हाथी हैं इनसे बहुत खौफ खाता है कौन, राइटर। और ऐसा कहा जाता है कि हाथियों के बिहेवियर का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब हाथी मतवाले होते हैं तो वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर देते हैं। क्या पता कब कौन मतवाला हाथी सामने पड़ जाए। तो इसलिए लेखक जो है जंगली हाथियों को देखकर तुरंत रास्ता छोड़ देता है या किनारे हट जाता है। दो, यद्यपि लेखक यह भी बताता है दो द बर्ड्स, जबकि जो बर्ड्स हैं वहां के कुर्ग के, बीज मधुमक्खियां हैं, एंड बटरफ्लाई और जो तितलियां हैं, गिव कंपनी, ये आपको कंपनी देती हैं। कहां, जब आप कुर्ग की पहाड़ियों पर पगडंडियों से होते हुए चढ़ाई करते हैं तो रास्ते में ये सारी चीजें आपको कंपनी देती हैं। टू द टूरिस्ट, किसको, किसी भी सैलानी को, किसी भी टूरिस्ट को जो कुर्ग के विजिट पे जाता है उसको ये सारी चीजें, बर्ड्स हुआ, बीज हुई, बटरफ्लाईज हुई, ये कंपनी देते हैं टूरिस्ट को। लेकिन जहां तक लेखक की बात है तो वो कहता है कि वो वाइल्ड एलिफेंट्स को देखते ही साइड हो जाता है, रास्ते से हट जाता, क्योंकि उसे वाइल्ड एलिफेंट से बहुत डर लगता है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाई वाज रोप ब्रिज, रोप ब्रिज बोलते हैं रस्से से बनाए गए पुल को। तो क्यों एक रोप ब्रिज तैयार किया गया, कुर्ग की पहाड़ियों के ऊपर पहुंचने पे आपको एक रस्से का पुल मिलता है, उसी को बोला गया है रोप ब्रिज। लेखक कहता है या क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाई वाज रोप ब्रिज प्रिपेयर्ड, वो रस्से का पुल क्यों बनाया गया, रस्से का पुल क्यों तैयार किया गया है। तो जवाब उसका है अ रोप ब्रिज वाज प्रिपेयर्ड, कुर्ग की पहाड़ियों के ऊपर से अटैच किया हुआ एक रोप का ब्रिज तैयार किया गया है, रोप का ब्रिज बनाया गया है, रस्से का पुल बनाया गया है। और अगर कोई भी सैलानी, कोई भी टूरिस्ट उस रस्से के पुल को लेकर उस पुल को पार करता है तो अ रोप ब्रिज वाज प्रिपेयर्ड, एक रोप का ब्रिज तैयार किया गया था टू लीड टू द, और वो रस्से का जो पुल है वो किसी भी व्यक्ति को ले जाता है टू लीड टू द 64 एकड़, 64 एकड़ में फैले हुए एक आइलैंड को ले जाता है ऑफ निसर्ग धामा या निसर्ग धाम। कुर्ग की पहाड़ियों पर चढ़ने के बाद अगर कोई सैलानी निसर्ग धाम आइलैंड देखने जाता है, एक आइलैंड पड़ता है और उसका नाम है निसर्ग धाम। यहां पे निसर्ग धाम लिखा है, निसर्ग धामा भी उसको बोला जाता। तो जब कोई सैलानी कुर्ग की पहाड़ियों पे जाता है तो कुर्ग की पहाड़ियों के ऊपर से एक रोप ब्रिज मिलता है, और यदि कोई सैलानी उस रोप ब्रिज पर चढ़कर उस रोप ब्रिज को पार करता है तो वो रोप ब्रिज जो है किसी भी सैलानी को, किसी भी टूरिस्ट को एक आइलैंड में ले जाता है, अर्थात उस रोप के रस्ते को पार करके आप कहां पहुंचते हैं, एक दूसरे आइलैंड पे पहुंचते हैं, और वो आइलैंड काहे का है, निसर्ग धामा का। तो जो व्यक्ति भी निसर्ग धामा जाना चाहते हैं उनको कुर्ग से होकर कुर्ग की पहाड़ियों पर चढ़ाई करके उस रस्से के पुल को पार करके निसर्ग धाम जाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडाउस पीपल्स डिसेंट। डिसेंट मीन्स होता है पूर्वज। एक कहानी बहुत प्रचलित है, किसके बारे में, कोडाउस लोगों के बारे में, या कोडाउस लोग किसके वंशज हैं, ये किससे रिलेटेड हैं, इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है। और वो कहानी क्या है कि कोडाउस, आपको पीछे बताया गया है कि ये कोडाउस कौन है, जो भी कुर्ग के निवासी हैं उन्हीं को कोडाउस बोला गया है। तो कोडाउस आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक, कोडाउ के रहने वाले लोगों के बारे में दो चीजें कही गई हैं कि पॉसिबली ऑफ ग्रीक, संभवतः या तो ये ग्रीक के वंशज हैं, जो भी कोडाउ लोग हैं वो या तो ग्रीक के वंशज हैं और अरेबिक डिसेंट, या इनके पूर्वज कौन हैं, अरब के रहने वाले। तो दूसरे शब्दों में यह भी कहा जाता है कि कोडाउस के लोगों के लिए एक प्रचलित कहानी है
कि या तो ये वंशज हैं ग्रीक के और या ये वंशज हैं अरब के, या इनके पूर्वज अरब के हैं या इनके पूर्वज ग्रीक से बिलोंग करते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो अकॉर्डिंग टू अ लीजेंड, लीजेंड मीन्स होता है प्रख्यात कहानी या कथा, तो अकॉर्डिंग टू अ लीजेंड, एक कहानी के अनुसार, एक प्रख्यात या एक विख्यात कहानी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट अर्थात सिकंदर भारत आया था, तो जब वो वापस लौटकर यहां से ग्रीक जा रहा था तो काफी बड़ी सेना उसकी थी, तो जब वो वापस लौटकर जा रहा था तो सेना के सबसे पीछे एक छोटी सी टुकड़ी भी फॉलो कर रही थी आर्मी को, और वो थोड़ा आर्मी से दूर होने की वजह से वो टुकड़ी जो है वो भटक गई थी। तो अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर की आर्मी का एक पार्ट मूव्ड साउथ, साउथ की ओर आगे बढ़ रहा था, अलोंग द कोस्ट, अलोंग द कोस्ट, समुद्र के किनारे किनारे या समुद्र तट के किनारे किनारे अलेक्जेंडर की आर्मी का या अलेक्जेंडर की आर्मी बढ़ रही थी। तो सबसे पीछे आर्मी का एक छोटा सा हिस्सा, कह लो एक छोटी सी टुकड़ी सबसे पीछे चल रही थी और आर्मी तो आगे बढ़ गई और वो टुकड़ी है वो रास्ता भटक गई, और जब उस टुकड़ी के लिए वापस ग्रीक जाना इम्प्रैक्टिकल हो गया, कारण नहीं बताया गया, हो सकता बाढ़ आ गई हो, जो भी हुआ हो, जब उस टुकड़ी के लिए वापस ग्रीक जाना इम्प्रैक्टिकल हो गया, असंभव हो गया, तो उस टुकड़ी ने जानते हो क्या किया? उस टुकड़ी ने वही कुर्ग में डेरा डाल दिया और हमेशा हमेशा के लिए कुर्ग में वो बस गया। ये कहानी प्रचलित है। अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हेयर, और वही टुकड़ी यही कुर्ग में सेटल्ड हो गई थी। तो उस बेस पे ये कहा जा सकता है कि कुर्ग के जो निवासी हैं वो किसको बिलोंग करने वाले हैं? वो बिलोंग करने वाले हैं ग्रीक को। तो ग्रीक के लिए क्यों कहा गया कि ये ग्रीक को बिलोंग करते हैं? वो सिकंदर की जो पार्टी आर्मी की एक छोटी सी टुकड़ी थी उसकी वजह से ये माना जाता कि ये किसके वंशज हैं? ये वंशज हैं ग्रीक के। अब क्यों इनको अरब का वंशज माना जाता है? उसके लिए एक दूसरी चीज कही गई है, कोडाउज वियर अ लॉन्ग ब्लैक, अर्थात कुर्ग में रहने वाले जो कोडाउज हैं, कुर्ग के निवासी हैं, वो वियर अ लॉन्ग ब्लैक कोट, वो एक लंबा सा काले रंग का कोट पहनते हैं, विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, और उस कोट के ऊपर वो एक कढ़ी हुई बेल्ट बांधते हैं, एज कूपिया, जैसा कि कूपिया, अर्थात उस ड्रेस, वो ड्रेस जो है उसे क्या बोलते हैं? कूपिया। तो कुर्ग के निवासी कौन सी ड्रेस पहनते हैं? वो जो लंबा सा कोट कढ़ी हुई बेल्ट उस पे बांधते हैं, उस ड्रेस को ही बोला गया है कूपिया। तो कुर्ग के निवासी क्या पहनते हैं? कूपिया पहनते हैं। और इट रिजम्बल्स, रिजम्बल्स मीन्स होता है टू लुक लाइक, की तरह दिखना, इट रिजम्बल्स द कूफिया, और जो कूपिया पहनते हैं कुर्गवासी, वो कूपिया किसकी तरह दिखती है? वो कूपिया दिखती है जस्ट लाइक कूफिया, कूपिया जो पहनते हैं वो दिखता किसकी तरह है? कूफिया की तरह, वर्न बाय द अरब। और ये कूफिया कौन पहनता था? ये कूफिया पहनते हैं अरब के वासी। तो उनके पहनावे ओढ़ावे के आधार पर, चूंकि कुर्ग के निवासी कूपिया पहनते हैं, और कूपिया किसकी तरह दिखता है? कूपिया दिखता है कूफिया की तरह। और कूफिया कौन पहनता है? तो कूफिया पहनते हैं अरबवासी। तो उस बिहाफ पे भी ये माना जाता है कि कुर्ग में रहने वाले जो कुर्गी हैं या कुर्ग में रहने वाले जो वहां के बासिंदे हैं, वो उनके पहनावे ओढ़ावे के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि वो अरब के वंशज हैं, क्योंकि अरब के जो वासी थे वो भारत आया जाया करते थे अपने व्यापार के सिलसिले में। तो इनके पहनावे ओढ़ावे के आधार पर ऐसा माना जाता है कि या तो ये ग्रीक के वंशज हैं, और अगर ग्रीक के वंशज नहीं है तो अब्सोल्युटली ये कहां के वंशज हैं? अरब के वंशज हैं, अर्थात इनके पूर्वज अरब से बिलोंग करने वाले थे। और दिस सजेस्ट, और यही चीज है जो सजेस्ट करती है ऑफ देयर बीइंग ऑफ अरब ऑरिजिन, और यही चीज बयां करती है कि ये अरब के निवासी या अरब से इनकी उत्पत्ति हुई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर है। तो लॉन्ग आंसर में कहा गया है कि हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, कुर्ग के जो रहने वाले कुर्गवासी हैं या कोडाउस जो हैं वो किस तरीके से डिफर हैं, कैसे अलग हैं फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम,
हिंदू मुख्य धारा से कैसे वो अलग हैं, या किस बिहाफ पे ऐसा कहा जाता है कि कुर्ग के जो वासी हैं वो हिंदू परंपरा के मुताबिक मैच नहीं करते, या हिंदुओं की मेन धारा से कैसे वो अलग हैं। तो उसके लिए जवाब दिया गया है, द कल्चर ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग का कल्चर है, जो कुर्ग के लोगों की जो संस्कृति है, इज डिफरेंट, वो अलग है फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ हिंदू कल्चर। किससे? जो हिंदुओं की मेन स्ट्रीम कल्चर है, हिंदुओं की मुख्य धारा की जो हमारी संस्कृति है, हिंदुओं की संस्कृति, उससे कुर्ग के वासियों की जो मेन स्ट्रीम है, उनके जो रीत रिवाज हैं वो बिल्कुल अलग हैं। और दिस इज विजिबल फ्रॉम देयर, और ये चीज हमें देखने को मिलती है, या ये चीज दिखाई देती है फ्रॉम देयर मार्शल ट्रेडिशंस। किसमें? उनका जो मार्शल ट्रेडिशंस है, उनकी जो लड़ाई वाली परंपरा है, उनकी खून में लड़ाई, दंगा, मार पिटैया, ये उनके खून में मिला हुआ है। और ये मार्शल ट्रेडिशन जो है, उनके मार्शल ट्रेडिशन में हमें वो अंतर देखने को मिलता है जो हमारे हिंदू परंपरा में, रीत रिवाज में देखने को नहीं मिलता। तो इस बिहाफ पे भी ऐसा माना जाता है कि ये जो कुर्ग के वासी हैं, कोडाउज जो हैं, ये हिंदू परंपरा से अलग हैं। और यही अंतर नहीं देखने को मिलता, उनके मार्शल ट्रेडिशन में हमें अंतर देखने को मिलता है। और उनकी जो मैरिज है, जो वैवाहिक समारोह हैं, वो वैवाहिक समारोहों में हमें अंतर देखने को मिलता। हमारे हिंदू ट्रेडिशन की तरह उनके मैरिज ट्रेडिशन नहीं, या उनके शादी विवाह में वो सारे रीत रिवाज नहीं अप्लाई किए जाते हैं जो रीत रिवाज हमारे शादी ब्याह में किए जाते हैं। तो वैवाहिक एंड रिलीजियस राइट्स, और उनके जो धार्मिक संस्कार हैं, वो धार्मिक संस्कार भी हमारे संस्कारों से बिल्कुल अलग हैं। तो इस बिहाफ पे ये माना जाता है कि कुर्ग के जो वासी हैं वो हिंदू परंपरा से बिल्कुल अलग हैं। अगला, द लॉन्ग ब्लैक कोट, और एक बात कही गई है, द लॉन्ग ब्लैक कोट, वो जो लंबा सा कोट पहनते हैं विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, किसके साथ? कढ़ी हुई बेल्ट के साथ, वो जो लंबा सा ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं, बाय द कोडाउस, पहना जाता है किसके द्वारा? कोडाउस के द्वारा। आल्सो रिजम्बल्स, वो भी स्मरण कराता है द कूफिया, किसका? कूफिया का। वार्न बाय द अरब्स, जो पहना जाता है किसके द्वारा? अरब के निवासियों द्वारा। द कुर्द्स, और किसके द्वारा वो कोट पहना जाता है? कुर्द वासियों के द्वारा। तो उसी बिहाफ पे ये बात कही जा सकती है कि इनकी जो जड़ें हैं, या कुर्ग के जो निवासी हैं, वो हिंदू परंपरा से बिल्कुल अलग हैं। और इट इज बिलीव्ड, और ऐसा माना जाता है कि कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक, मतलब उनके रीत रिवाजों के आधार पे, उनके पहनावे ओढ़ावे के आधार पे ये माना जाता है कि जो कुर्ग हैं पॉसिबली ऑफ ग्रीक, या तो ये ग्रीक के वंशज हैं और अरेबिक डिसेंट, या इनके जो डिसेंट है, इनके जो पूर्वज रहे होंगे वो कहां से बिलोंग करते रहे होंगे? अरब से।